हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 पार्ट ए एंड बी चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट करने पर डीके गोयल न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन को समझने से पहले, सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजर्व्स, उनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्रीज, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। जैसे कि फर्स्ट है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये है क्या? जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है या वो ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर हमारा वर्कर से डील होता है, तो उन वर्कर से रिलेटेड हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं। कोई सडन इमरजेंसी का खर्चा हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। उन इमरजेंसी पॉइंट पर जो खर्चे आते हैं उनको मीट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन एक रिजर्व मेंटेन करती है, ताकि वो बड़ा खर्चा या जो भी खर्चा आए उसके लिए सडन बर्डन ना आए और उसको हम उस खर्चे को इस रिजर्व के साथ एडजस्ट कर सकें। मीनिंग समझ में आ गया, पर्पस समझ में आ गया। अब देखो, अगर ये रिजर्व है तो यहाँ पर चार सिचुएशन हो सकती है। उन चारों सिचुएशन में क्या आपको एंट्रीज करनी है, एक एक करके समझते हैं। पहला केस जहां पर कोई क्लेम ही नहीं है, हमने रिजर्व बना के रखा है 1 लाख रुपए का, लेकिन उससे रिलेटेड कोई वर्कर्स का खर्चा ही नहीं है। इस साल हमें ऐसा कोई खर्चा आया ही नहीं जो हम करें, वर्कर से रिलेटेड कोई खर्चा ही नहीं है। जब आप पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, जब चेंज इन पीएसआर हो रहा है, या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, उन सभी केसेस में आपकी रिकॉन्स्टिट्यूट होती है पार्टनरशिप। तो रिजर्व्स को आप क्या करते हो? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो जैसे और रिजर्व्स को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसी तरह से जब यहाँ पर पूरा का पूरा ये रिजर्व बचा हुआ है, इससे रिलेटेड कोई खर्चा ही नहीं आया, तो हम इस रिजर्व को दूसरे प्रॉफिट्स की तरह, दूसरे रिजर्व्स की तरह ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटोगे, या चेंज इन पीएसआर के केस में ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो एंट्री क्या बनेगी? ये रिजर्व आपको अब बैलेंस शीट में आगे नहीं शो करना, इसको खत्म करना है पूरा का पूरा। तो इसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे पूरे 1 लाख से, और 1 लाख रुपए को पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे उनकी ओल्ड रेशियो में, जिसका जितना हिस्सा बनता है। फर्स्ट केस आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डिफिकल्ट नहीं था। अब दूसरा केस, जहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा 1 लाख का है, लेकिन इसके साथ हमारा क्लेम भी आ रहा है, लेकिन वो क्लेम कम है, रिजर्व से कम क्लेम है। क्लेम कितना है? मान लेते हैं 20,000 का है। 1 लाख का रिजर्व है और क्लेम हमारा 20,000 का है। तो रिजर्व हमने इसी क्लेम के लिए तो बनाया था, इसी खर्चे को एडजस्ट करने के लिए ही हमने बनाया। तो 1 लाख के रिजर्व से हम इस खर्चे को एडजस्ट कर सकते हैं। पूरा पूरा एडजस्ट करने के बाद इस खर्चे को, हमारा रिजर्व 1 लाख में से 20,000 का खर्चा एडजस्ट करने के बाद अब भी बच गया है 80,000। अब क्या करेंगे? उस रिजर्व को आप 80,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किस रेशो में? और रेशो में। लेकिन इसकी एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर आपको क्या करना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट तो आप डेबिट करोगे ही पूरा 1 लाख से, लेकिन क्रेडिट में यहाँ पर जितने का आपने क्लेम एक्सेप्ट किया है उसे आप प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डालोगे। वो अभी आपने एक्सेप्ट किया है, पेमेंट नहीं की, इसे आप इस अकाउंट में डालोगे और आगे की बैलेंस शीट में ये 20,000 का क्लेम आपकी लाइबिलिटीज में शो होगा। ये आपने एक लाइबिलिटी को एक्सेप्ट किया है। रिजर्व में से 20,000 का आपने ये क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, एडजस्ट कर दिया, खर्चा तो एडजस्ट कर दिया, लेकिन ये खर्चे की पेमेंट नहीं हुई है। इसे आप बैलेंस शीट में शो करोगे। अगर आपने इसे बैलेंस शीट में नहीं शो किया तो आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। इस पॉइंट को याद रखना। बाकी के 80,000 को हम पार्टनर्स में बांट देंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर है, या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, तो ओल्ड रेशो में बांटोगे। चेंज इन पीएसआर है तो भी ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो ये दूसरा केस भी आपको समझ में आ गया, कोई डिफिकल्ट नहीं था। अब तीसरा केस, जहां पर क्लेम और रिजर्व हमारा
सेम अमाउंट है। जितने का रिजर्व है, रिजर्व मान लेते हैं 1 लाख है, उतने का ही वर्कर्स का क्लेम आ रहा है, 1 लाख रुपए का ही क्लेम आ रहा है। जब हमने अपनी पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करने लगे तो हमें पता चल रहा है कि इस रिजर्व के साथ हमारा एक क्लेम भी आ रहा है और उतना ही आ रहा है जितना रिजर्व है। तो जिसके लिए हमने रिजर्व बनाया था उतने का ही खर्चा हमारा आ रहा है, तो हम इसी से एडजस्ट कर देंगे। पूरा का पूरा खर्चा हमारा रिजर्व के साथ एडजस्ट हो गया, बचा कुछ नहीं, तो पार्टनर्स को तो कुछ नहीं मिलेगा। अब इसका एंट्री क्या होगी, देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट होगा 1 लाख से, और ये पूरा का पूरा आपने एक क्लेम के साथ एडजस्ट किया है, वो क्लेम आपने एक्सेप्ट किया है जिसे आपने अभी पे नहीं किया। तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डालोगे, रिजर्व नहीं आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में क्रेडिट करोगे और बैलेंस शीट में पूरा 1 लाख रुपए से शो करोगे। मैं एग्जाम्पल के साथ साथ, फिगर्स के साथ साथ आपको समझाती जा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कोई कंफ्यूजन बचे ना। फोर्थ केस देखो, जहां पर आपका क्लेम ज्यादा है और रिजर्व कम, मतलब कि हमने रिजर्व अगर 1 लाख रुपए का बनाया लेकिन क्लेम वर्कर्स का 1,20,000 का आ रहा है, तो उस केस में क्या करोगे, रिजर्व कम रह गया, खर्चा ज्यादा है, तो जितना रिजर्व है उतना तो हम उससे एडजस्ट करेंगे ना। तो 1,20,000 से आपने रिजर्व को एडजस्ट कर दिया 1 लाख को, उसके बाद एक्स्ट्रा जो क्लेम बच गया 20,000 का एक्स्ट्रा जो खर्चा आ रहा है उसे हम कहाँ डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालोगे। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है उस टाइम पर जितना भी एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज आती हैं, एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं या एक्स्ट्रा प्रॉफिट या बेनिफिट है, उन्हें हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन में। तो ये एक तरह से नया खर्चा आ रहा है, नया नुकसान है, एक्स्ट्रा 20,000 का, उसे हम रिवैल्यूएशन में डालेंगे। तो कैसे करोगे, देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट आपका जितना था 1 लाख रुपए से ही डेबिट होकर के खत्म हो जाएगा। 20,000 और एक्स्ट्रा आपको देने होंगे, एक्सेप्ट करनी होगी ये लाइबिलिटी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप डेबिट करोगे 20,000 से, और पूरा 1,20,000 का आपका क्लेम है जिसे आप बैलेंस शीट में शो करोगे, तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट को क्रेडिट करोगे 1,20,000 से। अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन आ गया इस पिक्चर में, तो रिवैल्यूएशन का मैंने हमेशा आपको समझाया कि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपको जो भी है, प्रॉफिट है या लॉस है, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब खर्चा है, नुकसान है, तो ये पार्टनर्स में आप ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। खर्चा है तो पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। चारों केसेस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको और भी अच्छे से क्लियर होता जाएगा। क्लियर है? तो अब आगे चलते हैं, दूसरा रिजर्व समझते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। अब ये क्या है, पहले इसका मीनिंग समझो, इसका पर्पस समझो। इन्वेस्टमेंट्स आप करते हो जिनका प्राइस डेली अप डाउन होता है ना, तो हम रिजर्व किस लिए बनाते हैं, रिजर्व बनाते हैं किसी खर्चे को, नुकसान को एडजस्ट करने के लिए या किसी इमरजेंसी को एडजस्ट करने के लिए। आप अपने प्रॉफिट्स के लिए या उसके लिए तो एडजस्टमेंट के लिए तो नहीं करोगे ना, कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो वो आपके लिए अच्छी बात है या खराब बात है, अच्छी बात है, उसके लिए तो आपको दुख नहीं होगा, और दुख नहीं है तो आप उसके लिए रिजर्व नहीं करोगे, कोई खर्चा एक्स्ट्रा नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो आप उसके लिए रिजर्व नहीं बनाओगे, आप रिजर्व बनाओगे किसी नुकसान या खर्चे के लिए। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब घटती है तभी हम उसे रिजर्व के साथ एडजस्ट करते हैं। ये रिजर्व आपने इसलिए, इसका मतलब आपने ये रिजर्व किस लिए बनाया, राइज इन प्राइस इन इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, फॉल इन प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए बनाया है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, जिसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट्स। अगर राइज इन प्राइस है, प्राइस बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट का, तो भी इस रिजर्व के साथ एडजस्ट कर देते हैं, और फॉल हो रहा है तो भी एडजस्ट कर देते हैं। तो पहले समझो ये रिजर्व का पर्पस क्या है, ये रिजर्व का पर्पस है फॉल इन प्राइस को एडजस्ट करने के लिए, हमारे नुकसान को एडजस्ट करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर हमारी घटेगी तो हम इस रिजर्व के साथ एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपके 5 केसेस है, 5 केसेस को ध्यान से समझना। फर्स्ट केस, जब आपकी बुक वैल्यू, जितने से आपने बैलेंस शीट में वैल्यू दिखाई हुई है
और मार्केट वैल्यू सेम है। मान लेते हैं 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, बैलेंस शीट में भी 1 लाख से शो की हुई है, और आज की डेट में जब आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो एसेट्स की तो उसकी वैल्यू मार्केट में भी 1 लाख रुपए की है, और आपका रिजर्व आपने बना रखा है 20,000 रुपए का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर आपका आ रहा है 20,000 रुपए का। तो आपकी वैल्यू तो कुछ डिक्रीज ही नहीं हुई, सेम है, तो आपको कोई नुकसान नहीं है। तो हम उस नुकसान को इससे क्या एडजस्ट करें, कुछ भी नहीं एडजस्ट करेंगे। तो ये रिजर्व 20,000 का पूरा एज इट इज बचा हुआ है, ये रिजर्व बचा हुआ है, तो हम इसे आगे नहीं लेके जाना चाहते, तो पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट हो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो, या चेंज इन पीएसआर, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बांटोगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है, डेबिट करोगे तभी खत्म होगा, और इसका बैलेंस पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करोगे। जितने भी रिजर्व्स हैं वो पार्टनर्स के लिए एक तरह से प्रॉफिट है, फायदा है, तो उनके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। ये फर्स्ट केस आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट केस, जहां पर फॉल इन वैल्यू लेस देन आईएफआर, मतलब जितना आपने रिजर्व बनाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है, उतने से आपका नुकसान कम है, रिजर्व ज्यादा है नुकसान कम। मान लेते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो बैलेंस शीट में आपने दिखाई हुई है वो 1 लाख है, और मार्केट में उसकी वैल्यू 90,000 रह गई, मतलब आपको नुकसान कितना आ रहा है, 10,000 का नुकसान हो रहा है। फॉल इन प्राइस हो रहा है ना, वैल्यू घट रही है इन्वेस्टमेंट की, नुकसान है, तभी हम इस रिजर्व के साथ एडजस्ट करेंगे। आईएफआर रिजर्व आपका 20,000 का है, तो 20,000 के रिजर्व से 10,000 का जो नुकसान है उसको एडजस्ट कर दो, और बाकी का जो रिजर्व बच गया उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। अब एंट्री क्या बनेगी, देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट होगा पूरा 20,000 से। कितने से, 20,000 से डेबिट करोगे, रिजर्व है आपका 20,000, इन्वेस्टमेंट से इसको कंफ्यूज मत करना, रिजर्व की बात हो रही है, तो 20,000 का रिजर्व आप डेबिट करोगे। इन्वेस्टमेंट से आपने इसको एडजस्ट किया, इन्वेस्टमेंट अब आप 1 लाख की नहीं दिखाओगे, 90,000 की दिखाओगे आगे की बैलेंस शीट में, तो 10,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको कम दिखानी है, वो आप कहाँ दिखाओगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करके। तभी तो आपने उस खर्चे को, उस नुकसान को अपने रिजर्व के साथ एडजस्ट करके खत्म कर दिया। बाकी का रिजर्व 10,000 का ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट करके खत्म करोगे, क्रेडिट करोगे। तो ये एंट्री बनेगी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। जब रिजर्व आपके पास सफिशिएंट है अपने नुकसान को एडजस्ट करने के लिए, तो जितना नुकसान हो रहा है उतना रिजर्व से एडजस्ट करो, बाकी का रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब बारी आती है, जितना फॉल इन वैल्यू है उतना ही आपका रिजर्व है। मान लेते हैं आपका रिजर्व 20,000 का है, इन्वेस्टमेंट्स आपने बैलेंस शीट में कितने की दिखाई हुई है, 1 लाख, और मार्केट वैल्यू रह गई है 80,000। तो नुकसान कितना हो रहा है, 1 लाख से 80,000 इन्वेस्टमेंट रह गई, तो 20,000 का नुकसान हो रहा है, और 20,000 का ही आपका रिजर्व है, तो पूरा का पूरा नुकसान आपका इस रिजर्व से एडजस्ट हो गया। पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचा, उनको आप कुछ भी नहीं बांट सकते। तो अब एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करोगे पूरा 20,000 से, और इस रिजर्व को आपने किससे एडजस्ट किया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो अब आगे बैलेंस शीट में 1 लाख नहीं 80,000 दिखानी है आपको, तो 20,000 से इन्वेस्टमेंट को आप क्रेडिट करोगे। ये भी समझ में आ गया। फोर्थ केस, जहां पर अब आपका रिजर्व 20,000 है लेकिन नुकसान ज्यादा हो गया। मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है, बैलेंस शीट में आपने 1 लाख से दिखाई हुई है, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू रह गई है 70,000, और आपका रिजर्व कितना है, 20,000 का। नुकसान आपको 30,000 का हो रहा है, रिजर्व आपके पास 20,000 का है, रिजर्व कम है, नुकसान 30,000 ज्यादा है, तो अब कैसे एंट्री करोगे, जितना रिजर्व है उतने से तो हम अपना खर्चा एडजस्ट कर देंगे, 20,000 आपने इसके साथ एडजस्ट कर दिया, बाकी एक्स्ट्रा जो वैल्यू घट गई, एसेट की वैल्यू घट गई, तो जिसे हम कहाँ शो करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम पर रिवैल्यूएशन का सहारा लेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप बाकी के 10,000 को डेबिट करोगे। एंट्री क्या बनेगी, अब एंट्री से समझो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट आपका 20,000 का था, 20,000 से डेबिट करोगे, खत्म हो गया। नुकसान आपका 30,000 है, तो 10,000 भी आपको बुक करना है, जिसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करोगे 10,000 से,
और इन्वेस्टमेंट अब आपको आगे 70,000 की दिखानी है बैलेंस शीट में, 1 लाख की नहीं, तो 30,000 से इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, तब जाकर के ये पूरा बैलेंस होगा। अब रिवैल्यूएशन आपका पिक्चर में आ गया, तो रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करोगे। लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। चारों केस यहाँ पर ये समझ में आ गए। एक एक्स्ट्रा केस और क्या होगा, जहां पर इन्वेस्टमेंट है तो वैल्यू इंक्रीज भी तो हो सकती है। बुक वैल्यू मान लेते हैं 1 लाख है और मार्केट वैल्यू 1,20,000 हो गई, रिजर्व आपका 20,000 का है, तो हमने तो रिजर्व नुकसान के लिए बनाया है। अगर वैल्यू इंक्रीज होती है इन्वेस्टमेंट की तो हमें कोई दुख नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ध्यान से समझो, ये रिजर्व तो एज इट इज बचा हुआ है, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ये 20,000 का रिजर्व तो हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 20,000 से डेबिट करो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो 20,000 से ओल्ड रेशियो में, जिसका जितना हिस्सा बनता है बांट करके खत्म करोगे। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी 1,20,000 है मार्केट में, तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप दिखाओगे इसको क्रेडिट साइड पे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, एसेट की वैल्यू, अब आप आगे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट को 1 लाख से नहीं 1,20,000 से दिखाओगे, तो इन्वेस्टमेंट्स को डेबिट करो डिफरेंस से 20,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करोगे 20,000। अब रिवैल्यूएशन फिर से पिक्चर में आ गया, तो ये अब प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो जब मोर देन वैल्यू है बुक वैल्यू से, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है, तो आपको ध्यान रखना है रिजर्व का पैसा तो बांटना ही है और रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी पार्टनर्स में बटेगा। तो 3 एंट्रीज बनेगी। तो पांचों केसेस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन में और यहाँ पर देखते हैं कौन सी सिचुएशन आ रही है। 51 पार्ट ए में यहाँ पर हमारे पास बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है। अगर मैच नहीं हो रहा दोनों साइड का टोटल तो घबराना नहीं है या मैच करने मत लगना। फर्स्ट पॉइंट ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ रिजर्व्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं और एसेट और लाइबिलिटीज दोनों साइड पर है। आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट बतानी है और जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी वो बतानी है। एक नया पार्टनर कृष्णा ज्वाइन कर रहा है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आ रहा है आपका 900 रुपए का। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा रिजर्व है आपका, जनरल रिजर्व 30,000 का, फिर है कंटिजेंसी रिजर्व 2700 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब कि प्रॉफिट है 18,000। ये तीनों तो एज इट इज सिंपली हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा ना ये बैलेंसेस पार्टनर्स आगे लेकर के जाना चाहते हैं, कुछ नहीं लिखा। तो हम क्या करते हैं, इन रिजर्व्स को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट करके खत्म करेंगे। तो 50,700 रुपए का ये जो टोटल प्रॉफिट रिजर्व जो भी है, इसको तो सिंपली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। तो जिसका जितना हिस्सा बनता है उसके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। मुरारीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 30,420 से, वोहराज कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 20,280 से। और ये रिजर्व्स और ये प्रॉफिट का बैलेंस आपको आगे नहीं दिखाना। जिनका बैलेंस क्रेडिट है तो आप डेबिट करोगे तभी खत्म होंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करो, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करो और इनका बैलेंस पार्टनर्स के फायदा है तो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ये तो 3 आपके अकाउंट हो गए क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 9,000। हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 1,20,000, मार्केट वैल्यू कितनी है 1,14,000। अब आप बताओ वैल्यू डिक्रीज हो रही है कितनी 6,000। हमने रिजर्व किस लिए बनाया है, डिक्रीज इन वैल्यू फॉल इन वैल्यू के लिए बनाया है कि हमारा अगर इन्वेस्टमेंट में हमें नुकसान होता है तो हम अपने इस रिजर्व के साथ एडजस्ट करेंगे। कौन सा रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा बना हुआ है बैलेंस शीट में, इसके साथ हम एडजस्ट करेंगे। तो जितना भी नुकसान है 6,000 का इस रिजर्व के साथ एडजस्ट करो। ये 6,000 का नुकसान एडजस्ट करने के बाद अभी भी आपका रिजर्व बच गया 3,000 का। तो ये 3,000 रुपए हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो। न्यू पार्टनर का इसमें कोई लेना देना नहीं है, न्यू रेशो मत निकालने लगना और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करने।
नहीं, बिल्कुल नहीं। पुराना हिसाब किताब है तो पुराने तरीके से बटेगा, पुराने रेशो में बटेगा। तो मुरारी को मिलेगा 1800 और वोहरा को मिलेगा 1200। अब एंट्री समझो, एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करोगे, पूरा 9000 से खत्म करना है आपको। 9000 में से 6000 तो आपकी इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट होगा। जो इन्वेस्टमेंट है, अब 1,20,000 नहीं दिखाओगे बैलेंस शीट में, कितने से दिखाओगे? 1,14,000 से। इसके लिए आपको 6000 से इसको क्रेडिट करना होगा, तभी तो इसकी वैल्यू रह जाएगी 1,14,000। ये नुकसान आपने 6000 का एडजस्ट कर दिया, बाकी का 3000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसका जितना हिस्सा बनता था खत्म कर दिया। ये एंट्री समझ में आ गई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? आई होप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, जहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 7200 का। इसके अगेंस्ट हमारा क्लेम आ रहा है 900 रुपए का। तो इसी खर्चे के लिए तो हमने रिजर्व बनाया था, तो इसी से आप इसको एडजस्ट करो। एडजस्ट करने के बाद अब आपका रिजर्व कितना बच गया? 6300। ये 6300 आज की डेट में बचा है, तो हम इसे पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करेंगे, आगे नहीं लेके जाना। तो ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड रेशो में। तो मुरारी को मिलेगा 3780, बोहरा को मिलेगा 2520 रुपए। एंट्री समझो अब क्या बनेगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को आप डेबिट करो, पूरा 7200 से पूरा खत्म करना है। इसके अगेंस्ट हमने क्लेम, जितना खर्चा हमने एक्सेप्ट किया, जिसे हम आगे बैलेंस शीट में शो करेंगे, ये क्लेम प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आगे बैलेंस शीट में आपका 900 रुपए से शो होगा। ये आपने एक्सेप्ट कर लिया, इतने से एडजस्ट हो गया। बाकी का 6300 रुपए फायदा है, पार्टनर्स के लिए बचा हुआ रिजर्व है। तो इन दोनों के अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे, जिसका जितना हिस्सा बनता है। ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो इस हिसाब से आपके पास आ जाएगा कैलकुलेशन से। ये भी आपको समझ में आ गया, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये सब करने के बाद अब यहाँ पर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है। क्या ये भी वो प्रॉफिट या रिजर्व या फंड है जो हम पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये एज इट इज लाइबिलिटी है, जिसे आप आगे बैलेंस शीट में शो करोगे। ये वो फंड है जिसे हम एम्प्लॉइज को उनके रिटायरमेंट के टाइम पर पे करते हैं। तो वो एम्प्लॉइज तो एज इट इज आपके चल रहे हैं, पार्टनरशिप ही तो रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। तो इस लाइबिलिटी को आप एज इट इज बैलेंस शीट में आगे शो करोगे। ये वो फंड नहीं है जिसे आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो सबसे बड़ी गलती जो पार्टनर जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी। ये वो फंड है जो एज इट इज लाइबिलिटी आपको आगे लेकर चलनी है, बांटनी नहीं है पार्टनर्स में। अब बच गया इन्वेस्टमेंट्स, आपने एडजस्ट कर दी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्या है? ये वो खर्चा है जिसे आप लमसम करते हो। एडवर्टाइजमेंट का आपको पता है, हम एक बार में बहुत मोटा खर्चा कर देते हैं, जिसका बेनिफिट हमें आगे के कई सालों तक मिलना है। तो इसका मतलब हम पूरा का पूरा खर्चा एक ही साल में थोड़ी ना डालेंगे। जब फायदा 4-5 साल में मिलने वाला है, तो धीरे धीरे करके ही थोड़ा थोड़ा खर्चा ही तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। तो मान लेते हैं अगर आपने 10,000 का खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट पे, और उसका बेनिफिट आपको आगे के 5 साल तक मिलना था, तो उसको 5 में आपने डिवाइड कर दिया, तो 2-2 हजार का हर साल खर्चा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते जा रहे हो। और बाकी का बैलेंस जो बच जाता है, वो बैलेंस शीट में आपका रह जाता है। मान लेते हैं 2,000 का खर्चा डालने के बाद, तो 8,000 का तो आपका बैलेंस शीट में आ गया, और 2,000 का आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म कर दिया। तो 8,000 का वो खर्चा जो आपने लमसम पे किया हुआ है, वो बैलेंस शीट में आपके आ रहा है, जिसे आप धीरे धीरे करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आगे के सालों में ट्रांसफर करने वाले थे। लेकिन अब आपकी पार्टनरशिप अगर रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, तो ये खर्चे आपको फाइनली ट्रांसफर करने होंगे पार्टनर्स के अकाउंट में, और खत्म करने होंगे। आगे की बैलेंस शीट में हम इसको नहीं लेके जाएंगे। तो कैसे करेंगे? ये दूसरे खर्चों की तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं डालोगे आप इसको, डायरेक्टली आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 6,000 का ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में बांट करके खत्म करना है। तो क्या करेंगे? इसका बैलेंस डेबिट है, तो इसको क्रेडिट करोगे तभी तो खत्म होगा। और ये लॉस है, तो पार्टनर्स के अकाउंट क्या होंगे? डेबिट होंगे। तो 3600 और 2400 से इन दोनों के अकाउंट को डेबिट करो, और ये अकाउंट क्रेडिट करके खत्म हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और ये हम एसेट होते हुए भी एक खर्चे की तरह से पार्टनर्स में क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
क्लियर है? ये वो लमसम खर्चा बच गया है जो कि हम आगे बांटने वाले थे। हम अब पार्टनरशिप को एक तरह से डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वो खर्चा अब हम यहाँ पर बैलेंस शीट में नहीं रखेंगे। ये पुराने पार्टनर से रिलेटेड खर्चा है, तो पुराने पार्टनर्स में ही बांट करके खत्म करोगे। जैसे प्रॉफिट्स को पुराने पार्टनर्स में बांट करके खत्म कर रहे हो, उसी तरह से उनके जितने भी खर्चे बचे हुए हैं वो पुराने पार्टनर्स में ही बांट के आपको खत्म करने होंगे। तभी तो नई बैलेंस शीट बनेगी, नई पार्टनरशिप, नए सिरे से बिजनेस शुरू होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 51A, जहां पर हमें सॉल्व करना था इस तरह से। लेकिन जब आप बुक में क्वेश्चन का आंसर देख रहे हो तो वो आपका मैच नहीं कर रहा और आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो कंफ्यूज मत हो। वहां पर एक ही एंट्री दी है, वो एंट्री आपको एक नहीं बनानी। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो उससे रिलेटेड आपको अलग ट्रीटमेंट करनी है, अलग एंट्री बनानी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो उससे रिलेटेड आपको इस तरह से एंट्री बनानी है। लेकिन आप टोटल करके देखो, मुरारी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इतने ही अमाउंट से हो रहा है जितना आपका बुक में शो हो रहा है, और बोहरा का कैपिटल अकाउंट भी इतनी ही अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है जितना बुक में है। तो आंसर हमारा मैच कर रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट आपको क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे पास करनी है, वो इस तरह से होगी। बुक की तरह से एक ही बार में लेकर के बैलेंस मत करना, गलत हो जाएगा। और इस तरह से करोगे तो आपको याद भी रहेगा, समझ में भी आएगा कि इसको मुझे करना कैसे है। करेक्ट है? तो क्वेश्चन नंबर पार्ट ए तो आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ पार्ट बी में। पार्ट बी में आपके तीन पार्टनर है एबीसी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:3:1 है। नया पार्टनर डी इनको ज्वाइन कर रहा है 1 अप्रैल 2024 से, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई 3:3:3:1 में। अब इस डेट को इनकी बुक्स में कुछ बैलेंसेस आ गए। अब ये बैलेंसेस ये क्या करना चाहते हैं, ये इन बैलेंसेस को एज इट इज रखना चाहते हैं। इन बैलेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म नहीं करना चाहते। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये एज इट इज बैलेंस शीट में रखना चाहते हैं। तो आप देखो, जो ये खर्चे, जो ये रिजर्व्स आज की डेट में बढ़ते तो ओल्ड रेशियो में बढ़ते 6:3:1, तो सबका हिस्सा कुछ और बनता। लेकिन आज नहीं बांटे जाएंगे और कल आगे बांटे जाएंगे न्यू रेशियो में, तो इसमें किसी का भी शेयर सेम नहीं रहेगा, किसी का चेंज होगा ज्यादा और किसी का चेंज होकर के कम हो जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो खर्चा है, नुकसान, वो भी किसी को ज्यादा बियर करना पड़ेगा और किसी को कम। तो ये जो इम्बैलेंस हो रहा है, इस इम्बैलेंस को एडजस्ट करना होगा। जिसको नुकसान हो रहा है उसे कंपनसेट करना होगा। ये आपस में पार्टनर्स में ही एडजस्टमेंट करना होगा। जिसको नुकसान हो रहा है, जिसका रिजर्व का शेयर आज ज्यादा बनता है और आगे चल करके अगर उसको कम मिलने वाला है, तो उसके लिए तो नुकसान हो गया। उस नुकसान को कंपनसेट कौन करेगा, जिसके पास उसका शेयर ऑफ रिजर्व जाने वाला है, मतलब कि गेनिंग पार्टनर। तो आपको यहाँ पर जैसे हम गुडविल में एडजस्टमेंट करते हैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग की, उसी तरह से यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करनी है। कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलता है कि ए ने सेक्रीफाइस किया कितना, 3/10, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से घट गया, बी पर कोई इंपैक्ट नहीं है। और सी जो कि ओल्ड पार्टनर है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ गया है, उसका घटा नहीं है। तो जरूरी नहीं है ओल्ड पार्टनर्स में नए पार्टनर के आने पर सभी का शेयर ऑफ प्रॉफिट घटेगा, किसी का घटेगा, किसी का बढ़ेगा और किसी पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो आपको ये चेक करना है। यहाँ पर ए ने ही सिर्फ सेक्रीफाइस किया है और सी और डी, डी तो नया पार्टनर है ऑब्वियसली, उसको तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ही। उसको जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा तो वो किसी ना किसी का घटेगा। यहाँ पर ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा 3/10 से, जिसका कुछ हिस्सा सी को मिला और कुछ हिस्सा डी को मिला। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब देखो, इसको जितना नुकसान हो रहा है, वो नुकसान कितना हो रहा है, वो अमाउंट क्या है। अगर आप देखते हो तो ये जनरल रिजर्व और कंटिजेंसी रिजर्व ये होते दोनों दोनों, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, इन तीनों का टोटल अगर आप करते हो तो वो 3 लाख रुपए इन तीनों के अकाउंट में क्या होते, क्रेडिट होते। ओल्ड रेशियो में बांटे जाते तो इन तीनों के अकाउंट में क्रेडिट होते, लेकिन आज नहीं बांट रहे हो, आगे जाके बांटोगे। और ये जो डेबिट बैलेंस है, ये 1,20,000 का इन तीनों के अकाउंट में ही क्या होना था, डेबिट होना था। तो अगर हम नेट बैलेंस ही देख लेते हैं, नेट अमाउंट 1,80,000 इन तीनों को एक तरह से बांटा जाना था। प्रॉफिट और लॉस को नेट कर लो कि एक तरह से इन तीनों को इतना अमाउंट बांटा जाना था।
तीनों के अकाउंट में इतना पैसा क्रेडिट होना था, वो आज हम नहीं बांट रहे। तो वो आपने देख लिया किसका नुकसान हो रहा है और किसका फायदा हो रहा है। तो 1,80,000 में अगर आप ए का देखते हो तो उसको 3/10 अमाउंट, 3/10 फ्रैक्शन से नुकसान हो रहा है। वो अमाउंट कितनी बनेगी? 54,000। आज की डेट में अगर बांटा जाएगा तो ए को 54,000 बढ़ करके मिलता, लेकिन आगे बांटा जाएगा तो 54,000 से उसको कम मिलेगा, तो उसका तो नुकसान हो रहा है। अब ये 54,000 का इसका शेयर ऑफ रिजर्व और प्रॉफिट किसके पास जा रहा है? वो जा रहा है सी और डी के पास। तो सी को कितना मिल रहा है? 1,80,000 का 2/10 मिल रहा है। जो ए का 3/10 है उसमें से 2/10 सी को मिल रहा है। 54,000 में से 36,000 सी को मिल रहा है। तो सी इतना पैसा ए को देगा, क्योंकि इसी का ही तो शेयर ऑफ रिजर्व प्रॉफिट इसके पास जा रहा है, तो डेफिनेटली ये इसको कंपनसेट करेगा। इसी तरह से डी नया पार्टनर आ रहा है, लेकिन अब उसका भी तो शेयर आगे के रिजर्व में बन रहा है, क्योंकि आज नहीं बांट रहे, कल जब भी बटेगा तो डी को भी मिलेगा, और डी को मिलेगा तो वो किसका शेयर मिलेगा? ए का मिलेगा। तो ए को उससे पेमेंट करनी होगी तभी उसका शेयर बनेगा। एक तरह से आप ये भी मान सकते हो कि ए ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच दिया इन दोनों को, और इन दोनों ने खरीदा, खरीदा है तो पेमेंट करनी पड़ेगी। अब एंट्री क्या बनेगी वो देखो। यहां पर कहा है जो भी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है आपको करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। तो जो भी एडजस्टमेंट एंट्री हम करेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डालेंगे। तो गेनिंग पार्टनर के करंट अकाउंट सी और डी के करंट अकाउंट पे 36,000 और 18,000 डेबिट करोगे, और ए का करंट अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो 54,000 से क्रेडिट करोगे। तो पार्ट ए में आपने देखा था जहां पर वो बैलेंस शीट में उन बैलेंसेस को नहीं रखना चाहते, तो आपने उन सभी रिजर्व्स को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट करके खत्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पर ये इन बैलेंसेस को आगे भी लेकर जाना चाहते हैं, बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं। तो जब ये एज इट इज लेकर चलना चाहते हैं, और ये वो प्रॉफिट्स हैं जो पुराने पार्टनर से रिलेटेड है, पुराने पार्टनर्स की मेहनत का हिस्सा है ये, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में बंटना था। अब आज नहीं बांट रहे, तो जिसका नुकसान हो रहा है तो वो उस नुकसान को नहीं बियर करेगा। उस नुकसान के लिए नया पार्टनर या गेनिंग पार्टनर जो भी है वो उसे कंपनसेट करेगा। तो आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। तो जब भी इस तरह से आपको एडजस्टमेंट एंट्री के लिए कहा गया हो जहां बैलेंस शीट पे बैलेंसेस रखने हैं, तो सीधा सीधा आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग देखना है, और उसमें आपको उस फ्रैक्शन का अमाउंट निकालना है जिसको जितना फायदा या नुकसान हो रहा है। पूरा पूरा नहीं देखोगे। जैसे ए का नुकसान सिर्फ 3/10 का हो रहा है, इस फ्रैक्शन का हो रहा है, इस फ्रैक्शन को इस अमाउंट में देखते हो, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1,80,000 ही तो बटना था, तो 1,80,000 की 3/10 वैल्यू कितनी होगी? 54,000। इतना नुकसान हो रहा है, वही उसको मिलेगा। इतने का ही आगे चल करके उसको घट के मिलने वाला था, तो वही उसको कंपनसेट किया जाएगा। तो आई होप ये दोनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए, क्लियर हो गए हैं। फिर भी कहीं डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय।